नेपाल में पिछले 2 दिनों में जो हुआ है वो वाकई चौंकाने वाला है जी। काठमांडू एयरपोर्ट बंद, नेताओं के घरों पर हमले हुए और एक ऐसा विरोध प्रदर्शन जिसे जेन जी आंदोलन कहा जा रहा है। हाँ, और दुखद बात यह है कि इसमें 20 से ज्यादा जानें चली गई। बिल्कुल। हमारे पास आज और कल के कई न्यूज़ सोर्सेज हैं और आज हम इन्हीं के जरिए इस पूरी उथल पुथल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, आखिर ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? सही कहा। इन घटनाओं को सिर्फ एक सोशल मीडिया बैंक के खिलाफ एक रिएक्शन समझना वो शायद जल्दबाजी होगी। ये सोर्सेज बताते हैं कि मामला कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए इन घटनाओं का जो क्रम रहा और उनके पीछे छिपे असली कारण उनको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो शुरुआत उस चिंगारी से करते हैं जिसने शायद इस आग को हवा दी, सोशल मीडिया बैन। जी। पिछले हफ्ते सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स, यूट्यूब समेत 26 प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। और कारण बताया गया कि ये कंपनियां स्थानीय नियमों का पालन नहीं कर रही। हाँ। और साइबर क्राइम, फेक न्यूज वगैरह फैल रहा है इनसे। हाँ। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने, खासकर युवाओं ने, इसे सीधे सीधे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला माना है ना। बिल्कुल। और सिर्फ आजादी की बात नहीं, कई लोगों का तो रोजगार भी इन प्लेटफॉर्म से जुड़ा था। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि टिकटॉक जैसे कुछ ऐप जो पहले भी विवादों में रहे हैं उन्हें बैन नहीं किया गया था। हाँ, ये भी पॉइंट है। सरकार, खासकर प्रधानमंत्री ओली, वो इसे राष्ट्रीय संप्रभुता से जोड़ रहे थे। एक्स के रजिस्टर ना करने पर तो उनका रवैया काफी सख्त था। और फिर सोमवार 8 सितंबर को हजारों की तादाद में युवा सड़कों पर उतर आए। कई तो स्कूल यूनिफॉर्म में ही थे। जी हाँ, संसद के बाहर ये जमावड़ा हामी नेपाल नाम के एक एनजीओ ने आयोजित किया था। अच्छा, हामी नेपाल। हाँ, लीडर हैं सुधन गुरुंग और उन्होंने राजनीतिक दलों को इससे दूर रहने को कहा था। लेकिन ये सिर्फ बैन का गुस्सा नहीं लग रहा था जैसा आप कह रहे थे। बिल्कुल नहीं। ये गुस्सा उस गहरी हताशा से भी जुड़ा था जो नेपाल के युवाओं में सालों से पनप रही है। किस तरह की हताशा? देखिए, नौकरियों की कमी है, अफसरों का अभाव है, और फिर वही पुराने चेहरे ओली, प्रचंड, देवबा जो दशकों से सत्ता में है। हाँ, ये बात तो है। सोशल मीडिया पर वो नेपो बेबीज का ट्रेंड होना, वो इसी भाई भतीजावाद और इन नेताओं के प्रति निराशा का प्रतीक था। अच्छा। तो ये बैन शायद वो आखिरी चोट थी जिसने इस दबे हुए गुस्से को एकदम से बाहर निकाल दिया। और ये गुस्सा काफी जल्दी हिंसा में बदल गया। हाँ। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में घुसने की कोशिश की, गेट पर आगजनी हुई, पुलिस से सीधी झड़प। पहले लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस, रबर बुलेट चली और फिर फायरिंग की खबरें आईं। 20 मौतें। ये आंकड़ा तो दिल दहला देने वाला है। 250 से ज्यादा लोग घायल हुए। जी। और काठमांडू समेत कई शहरों में तो कर्फ्यू लगाना पड़ा। सरकार की प्रतिक्रिया भी उतनी ही सख्त थे फिर। बिल्कुल, सेना तैनात कर दी गई। संसद भवन के पास तो शूटेड साइट तक के आदेश दे दिए गए। ओह। प्रधानमंत्री ओली ने आपातकालीन सुरक्षा बैठक बुलाई, लेकिन दबाव बढ़ता गया। और मंगलवार को बैन हटा लेने के बावजूद प्रदर्शन नहीं रुके, बल्कि मांग अब ओली के इस्तीफे और सरकार बर्खास्त करने तक पहुंच गई। इसी दबाव का नतीजा शायद हमें इस्तीफों के रूप में देखा। पहले गृह मंत्री रमेश लेखक ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। हाँ, फिर कृषि, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति मंत्री भी हट गए, और तो और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 21 सांसदों ने भी सामूहिक इस्तीफा दे दिया। बाप रे, काफी बड़ा घटनाक्रम था ये तो। हाँ, और हिंसा का निशाना भी बदल गया। अब सिर्फ आमने सामने की झड़पें नहीं, अब वीआईपी निशाने पर आ गए। प्रधानमंत्री ओली, राष्ट्रपति पौडेल, पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड, शेर बहादुर देववा जैसे बड़े नेताओं के निजी आवासों पर, उनके पार्टी मुख्यालयों पर हमले हुए। अच्छा, तोड़फोड़ और आगजनी भी? जी हाँ, तोड़फोड़, आगजनी। काठमांडू के हिल्टन होटल में भी आग लगाई गई। ये सीधे तौर पर सत्ता के प्रतीकों पर हमला था, जो शायद नेताओं के प्रति गहरे गुस्से और वो जो कथित भ्रष्टाचार के आरोप है ना, जमीन घोटाला, टेलीकॉम घोटाला, वीजा घोटाला, जिनकी चर्चा आम रही है, उनसे जुड़ा है। समझ गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि खबरें ये भी आईं कि मंत्रियों और प्रधानमंत्री ओली को सैन्य हेलीकॉप्टर से निकालने की नौबत आ सकती है। हाँ, ऐसी खबरें थी। काठमांडू का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद करना पड़ा, सेना लगानी पड़ी, फ्लाइट्स ठप हो गईं। और ये भी सुनने में आया कि प्रदर्शनकारी तालमेल के लिए डिस्कॉर्ड ऐप इस्तेमाल कर रहे थे। जी, डिस्कॉर्ड ऐप जो गेमर्स वगैरह में काफी पॉपुलर है, उसके जरिए लोगों से एयरपोर्ट संचालन में बाधा डालने की अपील कर रहे थे। कैसे? जैसे आतिशबाजी करके, ड्रोन उड़ाकर, लेजर लाइट इस्तेमाल करके। अच्छा। और यहां तक कि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई कि सेना प्रमुख ने भी प्रधानमंत्री ओली को पद छोड़ने की सलाह दे डाली।
ओ, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, तो ये सारी घटनाएं, नेताओं के घरों पर हमले, एयरपोर्ट बंद होना, सेना प्रमुख की सलाह, ये सब दिखाता है कि मामला सिर्फ सोशल मीडिया बैन से कहीं ज्यादा गहरा और विस्फोटक हो चुका था। हाँ शायद इसलिए सरकार को सोमवार देर रात यू टर्न लेना पड़ा और बैन वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी। हाँ, संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने घोषणा की। जी, हालांकि शुरू में पीएम ओली इसके लिए तैयार नहीं थे। वो राष्ट्रीय संप्रभुता की बात कर रहे थे। अब हिंसा की जांच के लिए 15 दिन की मोहलत के साथ एक समिति भी बनाई गई है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई गई है ना? हाँ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके समेत 7 देशों ने साझा बयान जारी किया, हिंसा पर दुख जताया और शांतिपूर्ण प्रदर्शन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया, संयम बरतने की अपील की। और संयुक्त राष्ट्र ने भी जांच की मांग की है। जी, यूएन ने हिंसा की निष्पक्ष त्वरित जांच की मांग की है। तो कुल मिलाकर जो हमने इन स्रोतों से समझा वो ये है कि ये महज एक सोशल मीडिया बैन पर हुआ तात्कालिक बवाल नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये नेपाल में सालों से जमा हो रहे भ्रष्टाचार के प्रति रोष था, राजनीतिक अस्थिरता से उपजी निराशा थी और खासकर युवा पीढ़ी की नौकरियों और बेहतर भविष्य को लेकर जो हताशा है, उसका एक मिलाजुला विस्फोट था। हाँ, बैन हट गया है लेकिन जख्म गहरे हैं और स्थिति अभी भी नाजुक लग रही है। जी बिल्कुल। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या ये जेनजी आंदोलन, जैसा कि इसे कहा जा रहा है, नेपाल की राजनीति में कोई स्थायी बदलाव का संकेत है? क्या ये युवा पीढ़ी की बढ़ती हुई राजनीतिक जागरूकता और उनके संगठित होने की क्षमता का प्रमाण है? या फिर ये सिर्फ एक भावनात्मक उबाल है जो शायद समय के साथ शांत हो जाएगा? हाँ, इस पर आगे नजर बनाए रखनी होगी।